तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबका, जिनने भी मेरी प्रीवियस जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रिडिक्शन ऑफ 4 मेजर प्लैनेट्स जो 2025 को मैंने प्रिडिक्शन किया था, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु के आधार पे। ठीक है, उसको आप सब ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, और जो लोग भी अभी न्यू है मेरे इस चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये जो न्यू सीरीज़ एक और जो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये है शनि ग्रह का ट्रांजिट। ठीक है, जो शनि ग्रह एक्वेरियस, जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं, कुंभ राशि से मीन में जा रहे हैं, जिसको हम लोग पाइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, कि शनि ग्रह क्या है, कैसे क्या फल देते हैं, ठीक है, उससे कारक तत्वास क्या है। उसके बाद फिर मैं सारे 12 राशियों के लिए लेकर आऊँगी, 3-3 राशि करके मैंने डिवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनेगा और फिर जो भी आप लोग की राशि है वो आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग पूरा वीडियो देखो बिना स्किप किए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि शनि कैसे कैसे राशियों में चेंज होकर कैसे कैसे उनका फल चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पहले कि शनि क्या होता है। शनि बोलते ही ना सबके मन में डर लग जाता है। ठीक है, क्योंकि साढ़े साती सबने सुनी होती है। ठीक है, ढैया सबने सुनी होती है, वर्ड सबने सुने रहते हैं। ठीक है, बट मीनिंग नहीं पता होता है। तो आप लोग ना कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ना उसका मीनिंग समझिया करें, तब भी डिसाइड किया करें कि वो अच्छा है कि बुरा है। कि कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पे ना पूरी बुरी होती है ना पूरी अच्छी होती है। ठीक है, हर किसी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स है बहुत अच्छे से यूज़ करो, नेगेटिव पॉइंट्स है इंप्रूव करने की कोशिश करो, डरना क्यों है। ठीक है, और अच्छा, साढ़े साती और ढैया जिसकी ख़त्म हो रही है और जिनकी स्टार्ट हो रही है, जिनकी पीक पे जाएगी सेटिंग, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो लोग आप लोग मेरा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो सैटर्न जो है वो आप लोग को पता ही है, ऑलरेडी बच्चे भी पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं कि शनि बहुत बड़ा प्लैनेट होता है। ठीक है, और जो सैटर्न है वो सूर्य से 6th होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को पता है। अब ये जो शनि है क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, अब ऐसे मान के चलो कोई बहुत मोटा इंसान है, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे दौड़ो, तो वो अगर दौड़ेगा भी तो ऐसा लगेगा वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो सेम सैटर्न के साथ में है। सैटर्न क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेट है तो वो जिस गति से चलता है ना तो वो धीरे धीरे ही मूव करता है। ठीक है, और पूरा उसको चक्कर लगाने में पूरे 2.5 साल लगते हैं। एक राशि में वो पूरा 2.5 साल रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 2.5 साल रहेगा, फिर दूसरे हाउस में 2.5 साल रहेगा, फिर तीसरे हाउस में 2.5 साल रहेगा। तो ऐसे जो सैटर्न है पूरा 2.5 साल एक राशि में रहता है। अब ये जो सैटर्न प्लैनेट होता है, मैंने बताया कि बहुत बड़ा है, बहुत धीरे है। इसको ना दूसरा तरीका भी है समझने का। जो लोग 80-90 के लोग होते हैं, ठीक है, 89 के जो आपके घर में देखा होगा, बूढ़े लोग होंगे, आपकी दादा दादी, नाना नानी 18, उन लोग को ऑब्जर्व करना कि वो लोग क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या करें, वो एग्जैक्टली आपका सैटर्न है। ठीक है, अब कैसे वो लोग ने इतने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस किया है, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद में वो लोग आपको जैसे स्टोरी सुनाते होंगे, मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ, अपने कर्मों के आधार पे कुछ अच्छी स्टोरीज रहती होंगी, कुछ बुरी स्टोरी। तो सेम सैटर्न देता है। सैटर्न बहुत ज़्यादा कार्मिक प्लैनेट होता है। आपके कैसे कैसे कर्म रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसके आधार पर आपको सैटर्न रिजल्ट देता है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न को एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में न्यायाधीश भी बोला गया है, जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस किस पे होता है, ठीक है, सच के राह पे जस्टिस होता है, और कोई गलत करता है तो फिर उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल हो जाती है। सेम शनि का काम है। आपने एक गलती करी, 10 टाइम्स को वो इक्वलाइज करके आपको पनिशमेंट देगा। आपने अच्छे कर्म किए, 10 टाइम्स को इक्वलाइज करके वो आपको अच्छी चीज़ देगा। ठीक है, इसलिए सैटर्न जितना पैसा दे सकता है ना, उतना कोई प्लैनेट पैसा आपको नहीं दे सकता, या जितनी खुशियां सैटर्न दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, सैटर्न को हार्डवर्क का कारक भी बताया गया है, हार्डवर्क, मेहनत का। ठीक है, वो उसको जैसे ओल्डी पीपल होते हैं, पूरे इतने साल रगड़ के इतनी मेहनत करते हैं, पहले जन्म लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पूरी जनरेशन उनकी निकल जाती है, फिर वो काम करेंगे, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, बच्चों की शादी करेंगे। तो आपने देखा पूरा मेहनत करके वो लोग फिर 80-90s के एज में आते हैं। ठीक है, तो सेम सैटर्न होता है आपका। ठीक है,
ठीक है। तो अब मैंने बताया कि एक एक करके ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। अब इसको मैच्योर का कारक भी बोला गया है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है, उस पर मेहनत करता है। ठीक है, तो इसलिए 70-80s के जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो जहाँ से भी सैटर्न आपका कनेक्ट करेगा वहाँ उस रिलेटेड आपको मैच्योरिटी डेफिनेटली आ जाती है। एज मतलब जैसे जैसे आपकी एज निकलती जाएगी वैसे वैसे आती जाएगी। सैटर्न को जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई शादी कर रहा है और कोई आप दादा दादी नाना नानी से बोले कि प्लानिंग करो उस चीज़ की, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले अपनी बुकलेट उठाएंगे और नाम रखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि ये वो लोग कभी भी ऐसे मुंह से की हुई बातें नहीं करते हैं। ठीक है, हर चीज़ को वो नोट डाउन करेंगे पहले अपना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैटर्न को प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे का कारक भी बोला गया है। हर चीज़ को वो डिसिप्लिन्ड वे में करता है। ठीक है, अब डिसिप्लिन कब होगा, जब हम उस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो सैटर्न को उसका भी कारक आपका बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो सैटर्न है वो जिम्मेदारियों का, हार्ड वर्क का, आपका डिसिप्लिन का, इन सब चीज़ का कारक भी होता है। अब इसको जो हार्डवर्क का कारक बताया गया है, तो ये लोग मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, हर चीज़ आप देखो, बस आपको 70-80s लोगों को देखना है कि वो लोग कैसे करते हैं। अब माना उन लोग को बोला कि आप जैसे आप 70-80s के पीपलों के साथ चलोगे तो धीरे धीरे चलते हैं, वो लोग काम भी बहुत स्लो करते हैं, इसलिए स्लो कर रहे हैं, इसलिए वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो सैटर्न भी है ना, वो स्लो एंड स्टेडी का कारक होता है, एकदम धीरे धीरे आपको रिजल्ट देगा वो। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो सैटर्न को, कि काल पुरुष कुंडली को जब भी आप ओपन करके देखोगे तो सैटर्न को 10th और 11th हाउस का कारक माना गया है। ठीक है, क्यों माना गया है? क्योंकि आप देखो पूरी कुंडली एक एक करके एक एक हमारी एज को डिस्क्राइब करता है, एक एक फेस को हमारा डिस्क्राइब करता है, और उसको एंड में जाके हमारा 12th हाउस का साइकिल हमारा कंप्लीट होता है, जो मोक्षा का रास्ता होता है। उस मोक्षा के रास्ते से जस्ट पहले हमने सैटर्न को प्लेसमेंट दी गई है। अब 10th हाउस क्या होता है? कर्मा का कारक होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये कर्म के आधार पे चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कर्मों का कारक माना गया है। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? गेन्स का। हर वे से आपको गेन्स का हाउस 11th होता है। अब कैसे आपके कर्म रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसके आधार पे आपको जनरल गेन्स, मतलब पूरे प्रोस्पेक्ट में बच्चा हो रहा है तो गेंस, शादी हो रही है तो गेंस, पैसा आ रहा है तो गेंस, सब टाइम का गेंस आपके कर्मों के आधार पे आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया जितना प्लैनेट सैटर्न दे सकता है, जितनी खुशियां सैटर्न दे सकता है, उतना कोई प्लैनेट नहीं दे सकता। इसलिए वो गेंस कर्मा किया, गेंस मिला, गेंस के बाद में ही आपको जब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा ली, क्योंकि सारे टाइप के गेम्स मैंने बताया, तो गेंस होते 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 हम 70-80s के एज पे पहुंचे। उसके बाद फिर आपने साधना करी या जो भी की, उसके आधार पर फिर आपको मोक्ष का रास्ता मिलता है आपके कर्मों के आधार पर, तो वो साइकिल आपका एंड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा सैटर्न का साइकिल होता है आपका। सैटर्न को आयु का कारक भी माना गया है। ठीक है, क्योंकि 70-80s के लोग हैं तो पूरी इतनी आयु है। जिस भी हाउस में अगर 8th हाउस से कोई कनेक्शन बन रहा है सैटर्न का या कोई भी, तो उससे लेके आपकी एज इंक्रीमेंट ज़रूर हो जाता है या एज ज़्यादा होती है। ठीक है, सैटर्न को दुख का कारण भी माना गया है। क्यों माना गया है? अब आप ऐसे सोचो कि मैंने बताया कि वो न्यायाधीश है, न्यायाधीश में अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो अब बुरा मिल रहा है तो वो दुख का कारण भी होता है। ठीक है, अब हम आज के टाइम पे क्या है, बहुत फास्ट जिंदगी जी रहे हैं हम सब। ठीक है, अब वहीं फास्ट जिंदगी में मैं स्लो कर दूं चीज़ों को, तो हम उसे कोप अप नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में हम सैटर्न को दुख का कारण भी मानते हैं। बट मैं आपको बताऊं, सैटर्न दुख का कारण नहीं होता है। अगर आपने एक बार उसकी स्पीड से अपनी स्पीड को मैच कर लिया, ठीक है, फिर कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। इस सैटर्न को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो हायर अथॉरिटी देता है। आप मेहनत करके, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही तो नहीं हो जाता, आप मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हो। ठीक है, आप खूब ज़्यादा पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, फेल भी होगे, बढ़ोगे, तो वो सब जो रास्ता आप देखना, सैटर्न जैसे रास्ता चुनता है, वही वही रास्ते पे चल के हमको गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और मैंने आपको जैसे बताया कि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी का बता दिया, मैच्योरिटी का बता दिया, मैंने एज का कारक बता दिया, दुख का है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज़ है, अभी जो सैटर्न ट्रांजिट का है वो कुंभ राशि में है, उससे निकल के वो मीन में जा रहा है 12th। काल पुरुष कुंडली में मीन जो है वो आपका 12th हाउस का कारक होता है। 12th हाउस किस चीज़ का होता है आपका? ठीक है, मैं इन जनरल बट समझा रही हूँ। ये 12th हाउस आपका मोक्षा का रास्ता होता है, सिंपल, इस एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। अब न्यायाधीश, डिसिप्लिन का कारक आपका कहाँ चला गया? 12th हाउस में।
ठीक है, उसको चैरिटी का घर भी बोला जाता है 12th हाउस को, क्योंकि मोक्षा का रास्ता है, चैरिटी का है, खर्चे का। अब क्योंकि वहाँ पे चला गया तो हर चीज़ पे आपको लिमिट करनी पड़ेगी। जिस भी मैं जब राशि का एक्सप्लेन करूँगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जहाँ पे भी वो आपकी राशि फॉल करती है उस हाउस से रिलेटेड बस आपको लिमिट लगा दी है। अब कैसे लिमिट लगानी है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा करो तो लिमिट कर दो, ठीक है, चैरिटी खूब करो, ठीक है, पर चैरिटी भी सही जगह करनी है, गलत जगह नहीं करनी है। तो हर चीज़ पे एक क्रॉस चेक आपको लगाना है, ठीक है। अब न्यायाधीश है, ठीक है, जस्टिस का कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है, वो आपके चैरिटी में आ गया। तो ये बस मान के आपको चलना है कि अब दान पुण्य करोगे तो इस एनर्जी से आप बहुत बच के रह पाओगे, ठीक है। अब आपके राशि में जिस भी जगह फॉल होगा तो उस पर क्या कंडीशन है, कितनी दृष्टियाँ है, उसके आधार पे एक्चुअल प्रेडिक्शन होता है। लेकिन ये जो मैं आपको समझाई हूँ एक जनरल प्रेडिक्शन है। सैटर्न आपका 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाएगा, ठीक है, और जो कि आपका 23 फरवरी 2028 2028 तक रहेगा। मैंने बताया एक राशि में 2.5 साल रहता है, ठीक है। उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उस पर मैं अलग वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन मैं कुछ देर से बता देती हूँ। जुलाई 27 2026 को शनि वक्री चाल में चलेगा मीन राशि में, ठीक है। जून 3 2027 को सैटर्न मेष राशि मतलब एरीज में चला जाएगा। 9 अगस्त 2027 को शनि वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ठीक है। 20 अक्टूबर 2027 को सैटर्न वापस से मीन राशि में आएगा, ठीक है, रेट्रोग्रेड जो वक्री मोशन में ही रहेगा। और 24 दिसंबर 2027 को सैटर्न फिर से डायरेक्ट हो जाएगा, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएगा मीन राशि में। और 23 फरवरी 2028 जो मैंने आपको बताया उस समय फिर वो पाइसेस को छोड़ के नेक्स्ट जो है एरीज मतलब मेष राशि में वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं 3 राशियां करके वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है, तो आप लोग अपने राशि के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट राशि लेकर आई हूँ जो कि है जेमिनी, जिसको हम मिथुन राशि भी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो 2025 में हो रहा है वो कैसा रहेगा, ठीक है। जेमिनी और मिथुन वालों के लिए शनि अभी तक 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, अब वो मूव होके 10th हाउस में चला जाएगा, ठीक है, जो कि है पाइसेस साइन में चला जाएगा। और आपके चार्ट में जैसे मर्करी आपका लगन लॉर्ड होता है, तो शनि मर्करी के साथ बहुत फ्रेंडली नेचर में रहता है, तो वैसे भी बहुत अच्छा ही रिजल्ट देता है सैटर्न, ठीक है। और आपके चार्ट में वो 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड होता है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन के साथ समझते हैं कि कैसे कैसे आपका ये शनि का जो ट्रांजिट रहेगा वो प्रभाव करेगा आपके लाइफ में आगे के 2.5 साल के लिए, ठीक है, जो कि मार्च से हो रहा है। जिनको डेट्स देखना है या शनि क्या होता है वो मैं प्रीवियस में मैंने बोला है, आप लोग सुन सकते हैं। और जो बाकी की जो पहले की 2 राशियां हैं वो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां जाके अपनी राशि चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जेमिनी वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज का होता है? करियर का, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कर्म भाव होता है। अब शनि क्योंकि ऑलरेडी कर्म का कारक होता है, तो ये तो तय है कि आपको कर्म अच्छे करने हैं, ठीक है। कर्म अच्छे करोगे फल अच्छा मिलेगा, कर्म खराब करोगे तो फल तो अच्छा देने की कोशिश करेगा शनि, लेकिन आपके कर्मों की वजह से उसमें रिजल्ट में आप लोग की देरी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो उसको एक्सप्लेन किया सैटर्न क्या होता है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि देरी क्यों होती, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि करियर को बहुत एनहेंस करेगा आपका। कैसे एनहेंस करेगा? देखो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है। जो भी मिथुन लगन वाले हैं इस साल अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये साल है आपको करियर में ग्रो करने का। अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सैटर्न जहां से भी कनेक्ट करता है तो हार्ड वर्क तो और पेशेंस तो 2 चीज तो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, बट सैटर्न आपको जैसे पता है कि आपके चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड भी है, तो 8th हाउस किस चीज का होता है? सडन ट्रांसफॉर्मेशन का, हडल्स का भी होता है। तो अब करियर में ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन हडल्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। हडल्स कैसे आएंगे? ट्रैवलिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगी आपकी,
ठीक है। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट ना भूल जाओ आप, ठीक है। तो सडन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो आप वहां जाके देखो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है पढ़ाई पूरी करो, ऐसा ना हो कोई टॉपिक छूट जाए, ठीक है। अगर ये सब आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिलेंगी। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, गेन्स की तरफ इंक्रीमेंट चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनका बहुत टाइम से प्रमोशन रुका पड़ा है, उनको प्रमोशन मिल सकता है, तो उस प्रोस्पेक्ट से शनि का ट्रांसिट बहुत ज्यादा अच्छा है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होके भी 10th में है, ठीक है। नाइन्थ हाउस किसका होता है? लक का, ठीक है। तो करियर में आपका लक इनहेंस भी होगा, ठीक है। तो करियर प्रोस्पेक्ट से अगर मैं इस शनि ट्रांजिट की बात करूं, बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कहीं आपको ट्रैवलिंग भी है तो जाओ, आपको वहां पे गेन्स मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्योंकि सैटर्न आलस भी देता है तो करियर में आलस देगा, तो ऐसा नहीं कि चलो कल चला जाऊंगा, नहीं। उसी मोमेंट पे आया तो उसी मोमेंट पे आपको अपना वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर देना है, ठीक। अब सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, थर्ड, 7th एंड 10th। थर्ड दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ेगी, ठीक है, जो कि फॉरेन लैंड्स का है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सैटर्न करियर के प्रोस्पेक्ट से आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, अब हेल्थ का मैं आपको ओवरऑल पूरा बताऊंगी, ठीक है, वो मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगी, ठीक है। तो करियर के प्रोस्पेक्ट में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। खर्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? क्या है, सैटर्न की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ी, जो कि प्रॉपर्टी का होता है, और सैटर्न प्रॉपर्टी का कारक भी माना गया है, ठीक है, रियल स्टेट प्रॉपर्टी। तो जो लोग इस चीज में है या फिर न्यू हाउस परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग जाएंगे प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आएगी, टाइम भी अच्छा है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना ही परचेज करना, नहीं तो 12th हाउस पर जो थर्ड दृष्टि पड़ी है सैटर्न की, अगर ज्यादा खर्चा कर दिया तो फिर वही है कि आपकी जो पॉकेट है वो हिल जाएगी थोड़ा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, व्हीकल जो भी चीज परचेज करना चाहते हो कर सकते हो, बट जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। 4th हाउस आपका मदर का भी होता है। अब मैं हेल्थ वाला बता देती हूँ। थोड़ा सा फैमिली में हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेशली मदर का, ठीक है। थर्ड दृष्टि आपके जो 8 का भी लॉर्ड है, ठीक है। तो आपका सेल्फ हेल्थ का भी ख्याल रखना है आपको। फैमिली मेंबर्स का तो रखना ही रखना है, स्पेशली मदर का, ठीक है। अपना हेल्थ का ख्याल भी बहुत ज्यादा रखना है। अगर ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, लॉन्ग टर्म हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, तो रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है। और 8th हाउस का लॉर्ड भी होता है, प्लीज ड्राइव सेफली करना है आपको, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 4th हाउस में जो दृष्टि पड़ी है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग का फैमिली से मिलना जरूर हो सैटर्न ट्रांजिट में। जो लोग दूर रहते हैं या फॉरेन लैंड से रहते हैं, बहुत टाइम से फैमिली से मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये ट्रांजिट है कि आपको मिलना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि या तो आप खुद ही मिलने आ जाओ या फोर्सफुली सैटर्न आपको मिलाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? हो सकता है पेरेंट्स की हेल्थ का दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो उस वे में वो आपको मिलाने की कोशिश करेगा। मेरा कहना ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप जरूर खुद से आके मिल जाओ, ताकि वो एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो फिर फोर्सफुली आपको नहीं आना पड़ेगा। अब जो सैटर्न है यहाँ पे, उसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी पड़ी है, 10th दृष्टि। पार्टनर के साथ में जो रिलेशन है वो इंप्रूव होंगे, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि ऐसा नहीं है कि 7th हाउस पे पड़ी तो बेकार है। हाँ, थोड़ा अगर जो लोग शादी के लिए ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ढूंढने में, ठीक है। तो वो एक मतलब ढूंढने में दिक्कत कैसे हो सकती है, मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि सैटर्न में थोड़ा पेशेंस मांगता है। तो थोड़ा देख लो, फैमिली देख लो लड़के की कैसा है या लड़की, वाइस एंड वर्सा, फिर आप लोग को डिसाइड करना है कि शादी कैसी रहेगी आपकी, या शादी किससे करनी चाहिए, ठीक है। बट जो ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी मेच्योरिटी पार्टनर में बढ़ेगी। आप लोग बस इतना हो सकता है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो भी इसलिए हो सकता है कि जैसे मैंने बताया जॉब अपॉर्चुनिटी में तो बिजी हो सकता है आपका पार्टनर कहीं जॉब वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड सबसे लास्ट पॉइंट पर जो आती हूँ वो ये है कि चूंकि ये 8th हाउस को भी लिंक करता है, इनहेरिटेंस से भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या कोई गेन्स मिल जाए, ठीक है, या बहुत टाइम से कोई लीगल एक्शन कुछ चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उस वे में भी ये सैटर्न आपको बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकता है। अब मैं एक कंक्लूजन निकालती हूँ। करियर प्रोस्पेक्ट से वेरी गुड, हार्ड वर्क करना है, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रैवल हो सकता है, ये चीज है, वो चीज आपको देना भी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को ट्रैवल में ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी परचेस करो, वो उसके लिए बहुत अच्छा है, बस इतना देखना है कि हमारा जितना पॉकेट अलाउ करना है उतना ही आना चाहिए।
पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, इनहेरिटेंस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है और पार्टनर के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जेमिनी वालों, आप लोग के लिए ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से यूज करिए, ठीक है, और हार्ड वर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इस ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट राशि लेकर आई हूँ जो है कैंसर लग्न, जिसको हम कर्क राशि भी बोलते हैं, ठीक है। कैंसर आपके लिए जो सैटर्न है वो 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में मूव कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। कई लोगों ने, क्योंकि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है, काफी लोगों ने सडन हडल्स या सडन प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी मैं इस प्रीवियस 2.5 साल के अंदर, बट अब ये ट्रांजिट आपको काफी रिलैक्सेशन देगा उस चीज से, ठीक है। और कैंसर वालों के लिए 7th हाउस और 8th हाउस का शनि लॉर्ड होता है, ठीक है, और मूव करके 8th हाउस से मूव करके 9th हाउस में जा रहा है पाइसेस राशि में, ठीक है। अब इस प्लैनेटरी पोजीशन का हम समझते हैं क्या आपके चार्ट में असर रहेगा। कैंसर वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है 9th किस चीज का होता है? लक का, फॉर्च्यून का, ट्रैवल का और फादर का, ठीक है। किसकी चीज में इनहेंसमेंट करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपका वहां पर लक इनहेंस होगा। अब लक कैसे इनहेंस होगा, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड होके 9th में मूव कर रहा है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू आपको गेन्स हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं सडन लॉटरी है, ठीक है, या सडन कहीं से अमाउंट है, जैसे माना इनहेरिटेंस की कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत पहले से मिल रखी है, बहुत टाइम से बिक नहीं रही थी, अचानक से डबल गेन से वो बिक जाए, ठीक है, या अचानक से इनहेरिटेंस का पैसा कहीं से आ जाए, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको अच्छा गेन्स मिलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में है, मतलब कोई भी पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट मिलता है, जो भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। कोई अपने पार्टनर के नाम पे कोई बिजनेस सेट करना चाहता है, उसके लिए भी अच्छा, जैसे हस्बैंड वाइफ के नाम पे, वाइफ हस्बैंड के नाम पे, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 7th हाउस का लॉर्ड 9th में है, तो ऐसे अपन लोग जजमेंट करते हैं या सीख भी सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि 9th हाउस फादर का भी होता है, तो फादर से गेन्स जरूर मिलेगा, ठीक है, बट उनके हेल्थ को रिलेटेड थोड़ा सा परेशानी आपको झेलने को पड़ सकती है। तो मेरा कहना है कि फादर को अगर कुछ बीपी की दिक्कत या कुछ डायबिटीज या कुछ भी प्रॉब्लम है पहले से, तो उनका चेकअप आपको या उनका ध्यान आपको जरूर रखना है। थोड़ा सा देखो गेन्स होगा फादर को, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस आ सकता है सैटर्न, क्योंकि आपको पता है सैटर्न हर्डल्स तो देता ही है थोड़ा सा, ठीक है, तो ओपिनियन डिफरेंस आ सकता है। इसलिए जो फादर बोल रहे हैं और जो आप बोल रहे हो, सही गलत कोई नहीं होता है, बट एक बीच का रास्ता निकालने की जरूर कोशिश करिए, ठीक है। गेन्स जरूर मिलेगा फादर के थ्रू। अब एक चीज का अगर आप ध्यान देंगे, जो 9th हाउस है जहां सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, वो 10th हाउस का 12th है, ठीक है। तो 10th हाउस किस चीज का होता है? करियर का। तो करियर का 12th क्या हो गया? ट्रेवल्स का हो गया, ठीक है। तो आपको करियर के थ्रू कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, या फिर कोई करियर के थ्रू फॉरेन लैंड्स भी मूव कर सकता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से, ठीक है, जो लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज क्या है कि सैटर्न की 3 दृष्टियां होती है, मैंने बताया, थर्ड, 7th और 10th। थर्ड दृष्टि कहाँ पड़ेगी सैटर्न की? आपके 11th हाउस में पड़ेगी। गेन्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है, मैंने बताया इनहेरिटेंस के थ्रू गेन्स हो सकता है, अगर करियर के थ्रू फॉरेन ट्रेवल करोगे तो गेन्स हो सकता है, उस प्रोस्पेक्ट से ये वाला जो ट्रांजिट है आपका बहुत अच्छा है। सैटर्न की 7th दृष्टि जो 3rd हाउस में पड़ी, हाँ ये थोड़ा समझने का है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रैवल तो रहेगा, लेकिन 3rd हाउस हमारे हैंड्स का भी होता है। आपके हाथ द्वारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई इलीगल पेपर साइन नहीं करना है, कोई जैसे होता है ना, हम बहुत फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में आते हैं तो हम अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो हाथ के द्वारा कोई भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो, जो कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख के लिखिएगा, ठीक है। तो इन जो टाइपिंग का काम करते हैं, कोई गलत टाइप ना हो जाए, इस चीज का ध्यान। तो जो हैंड से काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, ठीक है। सैटर्न की 10th दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस से पड़े। 6th हाउस हमारा रोग, ऋण, एनिमीज का, हेल्थ का होता है। हेल्थ का ख्याल तो रखना ही है, क्योंकि सैटर्न आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी है, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड है तो सडन कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। कोई ड्राइविंग करते हैं तो सेफली ड्राइव करिएगा, ठीक है। कोई लॉन्ग प्रोन कोई डिजीज चल रही है तो उसका प्रॉपर रेगुलर चेकअप कराइएगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखें। डे टू डे रूटीन, 6 हाउस का डे टू डे रूटीन का, ठीक है। तो डे टू डे रूटीन में अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से चलेंगे ना, तो सैटर्न बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। सुबह जल्दी उठो, गो फॉर अ वॉक और डू सम एक्सरसाइज, देन प्रेयर्स करो। तो रूटीन वर्क अगर मेंटेन करोगे ना, तो ये सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वो जो हैंड्स के थ्रू जो दिक्कत बताइए, स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। तो कैंसर वालों के लिए मैं एक कंक्लूजन दे देती हूँ। वेरी गुड फॉर फॉर्च्यून प्रोस्पेक्ट से, लक प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। ट्रैवल करोगे तो और ज्यादा गेन्स मिलेगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ठीक है। करियर भी अच्छा रहेगा, फॉरेन ट्रैवल से करियर अच्छा रहेगा। गेन्स भी बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस के थ्रू गेन्स हो सकता है, सडन कोई गेन्स हो सकता है, ठीक है, फादर के थ्रू गेन्स हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। हाँ, हेल्थ रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। हाथों के द्वारा कोई गलती ना हो जाए उसका ध्यान देना है, जैसे कोई ड्राइविंग भी हैंड से थ्रू करता है, ठीक है। तो इन सब चीज का आपको कोई रैश ड्राइविंग नहीं करिए। अगर कोई ऑलरेडी डिजीज है तो उसको प्रॉपर केयर करना है आप लोग को। पार्टनरशिप के थ्रू गेन्स हो सकता है, और पार्टनर के साथ अगर कोई काम करोगे या पार्टनर के नाम से कोई काम करोगे तो उसके थ्रू भी आपका गेन हो सकता है। एक दिक्कत है, क्योंकि चंद्रमा और जो सैटर्न होता है थोड़ा सा विष दोष बनाते हैं लगन डॉट के साथ में, तो थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी आपको हो सकती है। तो कोई भी चीज अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बोलूंगी डे टू डे रूटीन वाले वर्क पर चले जाना है आपको। सुबह उठो, प्रॉपर डाइट लो, ठीक है। कहीं गलत वे में नहीं जाना है, रात में ट्रैवल नहीं करना है, इन सब चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े से आप बच पाओगे, ठीक है। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट राशि लेकर आई हूँ जो कि है लियो लग्न, जिसको हम सिंह राशि भी बोलते हैं, ठीक है। लियो वालों, आपके लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो सैटर्न 7th हाउस से मूव करके 8th में जा रहा है। ये ट्रांजिट थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा ध्यान देने वाला भी है, ठीक है। क्योंकि 8th हाउस, जैसे आपको ऑलरेडी पता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, हडल्स का हाउसेज होता है, ठीक है। और आपके लियो राशि वालों के लिए सैटर्न 6th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड होता है, ठीक है। और ये जो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है अभी पाइसेस में कर रहा है 8th हाउस में। अब समझते हैं कि ये पूरा प्लैनेटरी पोजीशन कैसे देखते हैं। 8th हाउस जो होता है, सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सडन प्रॉब्लम्स का होता है। तो अभी तक चीजें अच्छी थी, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, प्रॉब्लम आएगी ये जरूरी नहीं है, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, और आपको ये समझना है कि उस प्रॉब्लम से कैसे आपको सावधानी रखनी, कि ताकि वो प्रॉब्लम आपको फेस ही ना करना पड़े। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस ट्रांजिट को पूरा अच्छे से समझिए तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। 8th हाउस बहुत अच्छा है कि आपको इनहेरिटेंस से बहुत अच्छे से इंक्रीमेंट या इनहेरिटेंस से बहुत प्रॉफिट हो सकता है, उस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च में हैं, ठीक है, या पीएचडी होल्डर्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। जो ऑलरेडी जॉब में स्टेबिलिटी, अगर आपका अच्छा चल रहा है तो मैं बोलूंगी अभी चेंज मत करो, और लग रहा है कि आपको चेंज करना चाहिए तो थोड़ा सा देख के चेंज करना है, कि ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी अच्छी है, ऐसा तो नहीं कि वो स्टार्टअप बंद हो जाए या आपकी जॉब चली जाए, तो थोड़ा सा देख के आपको करना है, क्योंकि ये सडन हडल्स का भी घर होता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में, 7th हाउस का किस चीज का, पार्टनरशिप का, तो सडन पार्टनरशिप से दिक्कत। अब कैसे इसको टैकल करोगे, कि पार्टनरशिप से पहले ही कम्युनिकेट करके चीजों को आपको सेटल डाउन करना है। ये नहीं कि खट्टा कर लो बाद में जाके डिस्कस करो, ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। जो लोग न्यू बिजनेस खोलना चाहते हैं, मैं बोलूंगी अगर अभी बहुत ज्यादा मैनिटरी नहीं है तो मत खोलो, अगर खोलना ही है तो प्लीज थोड़ा सा सेफ्टी रख के, ध्यान रखे तब इन्वेस्टमेंट करना है, ओवर इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। प्रॉफिट आए उसको फिर इन्वेस्टमेंट करो, ये तो चीजें ठीक है। पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। 7th हाउस आपका हस्बैंड वाइफ का भी होता है, पार्टनर्स का होता है, तो पार्टनर में भी, मैरिड लाइफ में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो प्लीज कम्युनिकेट कम से कम करो। देखो, सैटर्न को सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका है कि आप साइलेंट हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा ट्रांजिट है, निकल जाएगा, वापस से चीजें अच्छी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पेशेंसली डील करना है आपको। सैटर्न का दो वर्ड अटैच होते हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस। जहां पे करियर है वहां हार्ड वर्क कनेक्ट होता है, जहां पे रिलेशन है वहां पे पेशेंस कनेक्ट होता है सैटर्न के साथ में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, कम्युनिकेट, देखो बातें करनी है, बातें करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, ठीक है। तो अपने आप जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब
6th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में बैठा है, ये विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। विपरीत राजयोग होता है सडनली गेन्स होता है, जैसे मान लो हमने डिवोर्स लिया और एलिमनी हमको आ गई, किसी और के थ्रू हमको गेन्स होता है, ठीक है, या फिर कोई केस चल रहा है उसमें हमको पैसा आ गया, तो विपरीत राजयोग इस चीज से वर्क करता है, लेकिन उसके लिए लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ये मैंने एक आपको समझा दिया है कि कैसे एक्ट करता है। अब क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में है, हेल्थ रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना है। जिनको ऑलरेडी बहुत कोई क्रोनिक डिजीज है, बहुत लंबी डिजीज है, ठीक है, उनको बहुत ध्यान रखना है। हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उनको ध्यान रखना है। बीपी की दिक्कत है उनको ध्यान रखना है। तो बहुत ज्यादा हेल्थ वाइज में बहुत सेफ्टी रखनी है आपको। अगेन 6th हाउस का लॉर्ड है, डेली रूटीन मेंटेन करना है आपको, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड में समझा। अब सैटर्न की 3rd दृष्टि आपके करियर हाउस पे है, तो देखो करियर में अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, ठीक है, बट ये हो सकता है कि जो चेंज करो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ना लगे, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ऐसा ना लगे कि आपको बहुत ज्यादा उसमें कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख के ही चेंज करना है, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है स्पेशली कंपनी का, वो आपको जरूर देख के करना है, ठीक है। सैटर्न की जो 7th दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है। अब 2nd हाउस किसी को तो फैमिली का हो सकता है कि फैमिली में माहौल बहुत अच्छा ना रहे, तो आप लोग को थोड़ा सा फैमिली में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो वही है जो 7th हाउस का मैंने आपको बताया, कम्युनिकेट कम करना है, जो पार्टनर के साथ ध्यान रखना है। तो पार्टनर फैमिली दोनों के साथ ध्यान रखना है, कम्युनिकेट उतना ही करो जितना नेसेसिटी है। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखना है अभी 2.5 साल, ठीक है, ताकि चीजें बहुत इजीली निकल जाए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो। 2nd हाउस आपके फाइनेंसेस का भी होता है, ठीक है, तो मैंने बताया 8th हाउस से लेंगे तो फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, अचानक से फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्चे उतने ही करो जितना मैंडेटरी हो, ताकि आपके सेविंग्स पे फर्क ना पड़े, ठीक है। प्रॉपर खाना, 2nd हाउस फूड का भी होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। 6th हाउस पे दृष्टि है तो स्टमक रिलेटेड या फिर आपका कोई भी क्रोनिक डिजीज आ सकती है, तो इतना ध्यान देना है कि खाना भी सात्विक होना चाहिए। कुछ ऊट पटांग खाने की कोशिश मत करिएगा, या बाहर का कम से कम खाइएगा। सैटर्न की 10th दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ी है। 5th हाउस होता है आपका लव रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो इस साल आपको रिलेशनशिप को लेकर तो बहुत केयरफुल रहना, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कैसा भी रिलेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 5th हाउस बच्चों के साथ, बच्चों से रिलेशन बहुत मेंटेन करना है। मैं ये बोलती हूँ वो उनकी बात पूरी भी नहीं माननी है, बिल्कुल भी नहीं माननी है, ऐसा नहीं, एक रास्ता निकालने की कोशिश करना है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 5th हाउस भी थोड़ा सा हार्ट का होता है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड और ये सब चीजें, तो आपको जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको रूटीन चेकअप कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं एक ओवरऑल आपका कंक्लूजन निकालूं तो ये साल इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च में जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, हस्बैंड वाइफ, फैमिलीज में, लव रिलेशनशिप में, ठीक है, इन सब चीज में आपको रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, तो जो भी है, अगर कोई बिजनेस है या कुछ भी है, थोड़ा सा सावधानी रख के चलना है आपको, पेशेंसली डील करना है, खर्चे कम करेगा ताकि आपको फाइनेंशियल अगर दिक्कत भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्थ रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है, ये तो एकदम मैंडेटरी पॉइंट है जो आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू लियो लगन वाले, आप लोग के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं थे, बट ऐसा नहीं है कि चीजें दिक्कत आएंगी। मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि आपको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है और कम कम्युनिकेट करना है। ये 2 चीज आप करोगे तो कहीं कोई दिक्कत आप लोग को फील नहीं होगी। ओके, थैंक यू लियो लगना, ठीक है, टेक केयर। और हाँ, जो लोग ड्राइव करते हैं उनको बहुत सेफली ड्राइव करना है, क्योंकि 8 हाउस आपके एक्सीडेंट्स का भी होता है, ठीक है। थैंक यू।